हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कूलॉम्स लॉ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लॉ हमसे बात करेगा अबाउट इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। इट टॉक्स अबाउट इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। किस तरीके से इंटरेक्शन का मतलब होता है कि किस तरीके से चार्जेस इंटरेक्ट करेंगे। हमें पता है कि चार्जेस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये हमारी बेसिक नॉलेज है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करते हैं। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन ही होता है इंटरेक्शन। यानी कि इंटरेक्शन से मतलब है कि या तो वो दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हमें पता है कि अट्रैक्ट कौन करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक कैसे, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। और रिपेल कौन करते हैं, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये हमारी बेसिक नॉलेज है। अब हम देखने वाले हैं कि कूलॉम ने अपना कौन सा लॉ इन बेसिक बातों के ऊपर आकर के दिया। तो कूलॉम्स लॉ में सबसे पहली बात जो कूलॉम ने हमें बताई थी वो ये बताई थी कि आप पिक्टोरियल फॉर्म में ये समझिए कि एक क्यू चार्ज ये रहा, एक क्यू चार्ज ये रहा। अगर ये दोनों सेम नेचर के होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैंने कहा कि ये दोनों ही चार्जेस पॉजिटिवली चार्ज हैं। Q1 एंड Q2 आर बोथ पॉजिटिवली चार्ज, तो ये इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और ये वाला चार्ज इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और मान लीजिए कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो कूलॉम ये बताता है कि जो इनके बीच में फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जितना ज़्यादा इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा इन दोनों के बीच में फोर्स होगा। ये फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक और बात कि ये जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर। और इस बात को हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी कि जो ये फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट बात, इट इज इम्पोर्टेंट कि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स ये किधर को लगेगी। अगर दो चार्जेस इस तरीके से हैं तो ये चाहे तो इसको इधर की तरफ फोर्स लगाए, इधर की तरफ फोर्स लगाए, ऐसे ही ये इसको इधर की तरफ ढकेल दे, इधर की तरफ ढकेल दे, इधर की तरफ ढकेल दे, किधर भी ढकेल सकता है। लेकिन ये सिर्फ लाइन ऑफ जॉइनिंग द सेंटर, इस लाइन के अलोंग ही एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। यानी कि दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। जो दो चार्जेस के सेंटर को ज्वाइन कर रही है लाइन, उसके अलोंग ये फोर्स लग रही है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, अब जब हम इन दोनों बातों को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन टू चार्जेस, इट इज proportional to product of two charges and inversely proportional to the distance between them। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा इसमें।
विच इज के, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये के क्या होता है? इट इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बेसिकली ये हमें किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। इसका जो के का जो फॉर्मूला है वो है 4 पाई एप्साइलन। यहाँ पे हम नोट लगा देंगे तो ये आ जाएगा एप्साइलन नॉट, यानी कि जब हम बात करेंगे एयर की, ये हम बाद में अपने दूसरे लेक्चर में सीखेंगे परमिटिविटी वाले में। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है ये वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला है ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट आर स्क्वायर। चाहे आप ये याद रखें चाहे आप ये याद रखें, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। यानी कि हम यहाँ से पता चलता है कि जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है इट इज नथिंग एल्स बट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देख लेते हैं। हमने देखा था कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जिसे हम कह रहे थे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको थोड़ा सा समझेंगे। मान लीजिए कि जो ये दो चार्जेस मेरे पास हैं जिन्हें मैंने r डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है, इनकी डिस्टेंस को मैंने, जो मेरी r डैश है वो हो गई 2r, मैंने इसकी डिस्टेंस को दुगना कर दिया, यानी कि इसकी डिस्टेंस मैंने बढ़ा दी। तो मेरी फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पर r को रख देता हूँ 2r, एफ डैश इज इक्वल्स टू 1/r, मैंने 2r रख दी और इसका स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 1/4r स्क्वायर। यानी कि जो मेरी नई फोर्स है वो पुरानी फोर्स का 4 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, और वहीं अगर मैं इसे दुगना ना करके इसे आधा कर दूं, यानी कि इसके डिस्टेंस को कम कर दूं, चार्जेस और पास आ गए, तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ एफ डैश इज इक्वल्स टू 1/r/2 स्क्वायर, तो ये हो जाता है 4 × 1/r स्क्वायर, यानी कि एफ डैश इज इक्वल्स टू 4f, यानी कि ये 4 गुना बढ़ गई, पुरानी फोर्स से 4 गुना बढ़ गई नई फोर्स। यानी कि ये बताता है कि अगर चार्जेस पास पास आ जाएंगे तो उन दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स उतने ही गुना बढ़ जाएगा। कि हाउ वुड वी रिप्रेजेंट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म? ठीक है, देखिए वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि हमें अभी तक क्या पता है, कूलम्ब्स लॉ जो है उसने फोर्स का हमें फॉर्मूला दिया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, पर हमें पता है कि वेक्टर फॉर्म में हमें चाहिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। यानी कि हमें अगर फोर्स निकालनी है तो उसका फॉर्मूला तो हमें पता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, मगर उसकी हमें यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पता, तभी तो ये फोर्स वेक्टर फॉर्म में आएगी। तो फिर से एक बार उसी पिक्टोरियल फॉर्म को आप इमेजिन करें जो मैंने आपको दिखाई थी कि ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक है, Q1 एंड Q2, ठीक है। तो ये दोनों चार्जेस अगर मैंने कहा कि सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि इस वन चार्ज पर फोर्स इधर की तरफ लगेगी, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और सेकेंड चार्ज पे फोर्स इधर की तरफ लगेगी, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। और ये इनका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, क्योंकि हम इस टाइम पे वेक्टर की बात कर रहे हैं तो इनका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अभी आपने अगर 11th क्लास में पढ़ा हो पोजीशन वेक्टर के बारे में, तो जब हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, चार्ज 1 से चार्ज 2 की तरफ जा रहे हैं ऐसे,
तो यहाँ पर जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और अगर हम 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ जो वेक्टर बनेगा वो बनेगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अगर आप ध्यान से देखें तो जिधर की तरफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 आ रही है, मान लीजिए मैं ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाल रहा हूँ, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की डायरेक्शन है लेफ्ट की तरफ, यानी कि इधर की तरफ। और इसकी डायरेक्शन में अगर मुझे कोई वेक्टर मिल जाए तो वो इसकी डायरेक्शन बताने का काम करेगा। इसकी डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर दिख रहा है आपको, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो बस इसका ही हम यहाँ पर कैप ले लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो हमें डायरेक्शन चाहिए थी हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का कैप। अब हमें ध्यान से देखें तो क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि अभी वेक्टर फॉर्म में है। अब हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है बस, और हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो आर स्क्वायर है ये बेसिकली क्या था, पोजीशन वेक्टर है ना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोड आर स्क्वायर डॉट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मोड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अगर आपने 11th में पढ़ा आपको पता होगा कि अगर किसी भी वेक्टर का कैप निकालना है तो हम करते हैं वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वही मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 3 वेक्टर मैंने यहाँ लिखे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R वेक्टर एंड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इन तीनों में क्या सिमिलरिटी है कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यानी कि मैं यहाँ पे R वेक्टर, R मैग्नीट्यूड जो है इसका, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ के Q1 Q2 बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और इसका स्क्वायर डॉट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन मोड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर ये हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा Q, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इन वेक्टर फॉर्म क्या निकल के आया, के Q1 Q2 बाई मोड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब डॉट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। और वहीं अगर मैं पूछ लेता कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो यहाँ पर जहाँ पे R1 है वहाँ R2 आ जाता, और जहाँ R2 है वहाँ पे R1 आ जाता। तरीका यही रहता, यही फॉर्मूला रहता वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। तो अब हम देखने वाले हैं एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक छोटा सा डिफरेंस देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं और एक दूसरे से डिफरेंस रखते हैं। तो सबसे पहले सिमिलरिटीज देख लेते हैं। आपको देखते ही पता चल रहा है कि दोनों में ही आर स्क्वायर कॉमन है, और हमने पहले बता दिया था कि जब फोर्स आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हम उसे लिखते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी कि इसमें जो सिमिलैरिटी है, मैं लिख देता हूँ, इसमें जो सिमिलैरिटी है वो पहली सिमिलैरिटी ये है कि बोथ द फोर्सेस both the forces follows inverse स्क्वायर लो, कि दोनों ही फोर्स में इनवर्स स्क्वायर लो को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। और दूसरी सिमिलरिटी क्या है, दूसरी सिमिलरिटी है कि बोथ द फोर्सेस एक्ट्स अलोंग
द लाइन joining टू बॉडीज। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या था कि दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अलोंग फोर्स लग रही है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी यही है कि दो मासेस हैं, उनके बीच को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके ही अलोंग वो दोनों फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये इनके बीच की दो सिमिलैरिटी है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेस। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज मीडियम डिपेंडेंट। इट इज मीडियम डिपेंडेंट, यानी कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है। किस तरीके से? इसका जो ये कांस्टेंट है के, हमने इसके बारे में आपको पहले ही बताया कि ये मीडियम की प्रॉपर्टी लेके आता है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। इसके अंदर जो एप्सिलॉन की वैल्यू आपको दिखाई थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो जो एप्सिलॉन है ये मीडियम पे ही डिपेंड करता है पूरी तरीके से। तो उसकी वजह से ये जो पूरी फोर्स है इट इज मीडियम डिपेंडेंट। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की तो इट इज नॉट मीडियम डिपेंडेंट, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। दूसरी बात करें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्यों? क्योंकि जो ये कांस्टेंट है के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, उसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁹। इसकी यूनिट लगा लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर इसकी वैल्यू यही होती है 9 × 10⁻⁹। अगर हम एयर की बात करें, तो बताया ना मैंने मीडियम पर डिपेंड करती है, तो हम एयर की बात करें तो ये 9 × 10⁻⁹ है। और वहीं जी की वैल्यू कितनी है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर जो भी है पर केजी स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे 10⁻⁹ है और यहाँ 10⁻⁻11, यानी कि बहुत छोटा हो गया, जिस वजह से इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमेशा ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू द ग्रेविटेशन फोर्स की। तीसरा डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? तीसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों नेचर की होती है, कैन बी बोथ एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। एट्रैक्टिव और रिपल्सिव। मगर जो हमारी ग्रेविटेशन फोर्स होती है ये हमेशा होती है एट्रैक्टिव, ऑलवेज एट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये कुछ इनके बीच में डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है ताकि थोड़ा सा रिकैप हो जाए, और उसके बाद में बस एक छोटा सा लिमिटेशन बताएंगे कूलम्ब्स लॉ का, और उसके बाद में आप वीडियो को एंड करेंगे। तो आप नोट कर लीजिए। तो अब आ गया है हमारा क्वेश्चन का टाइम। तो मैं अभी ये क्वेश्चन रीड करूंगा, आप उसे अपनी कॉपी में उतारिए और खुद करने का ट्राई कीजिएगा। मैं खुद नहीं उतार रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं करूंगा तो फिर आप तो सोचेंगे कि जी मास्टर ही करा दे, तो वो सही नहीं है। आप अपनी कॉपी पेन निकालें और क्वेश्चन को करें। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फाइंड द रेशियो of electrostatic force to gravitational force for two electrons placed at some distance apart in air। और हमको दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। और ये सब जो हो रहा है ये हो रहा है एयर के अंदर। तो आप इस क्वेश्चन को उतारिए, वीडियो को स्लो करके थोड़ा क्वेश्चन को उतारिए और करने का ट्राई करें। वीडियो को पॉज कर लें। ठीक है, अब हम कराते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें दिया हुआ है कि
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो भी माइनस में। और इसका मास दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो जब हमसे रेशियो पूछा है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशन फोर्स, यानी कि एफ ई बटे एफ जी। तो एफ ई का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ग्रेविटेशन का फॉर्मूला GM1 M2 बाई आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की यानी कि चार्ज दोनों एक ही हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का मास भी सेम है तो मास का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो सेम है, यानी कि आर दोनों का सेम है, तो ये आर से आर कैंसिल, यानी कि ये हो जाता है KQ² अपॉन GM²। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। के की वैल्यू मैंने बताया एयर में बात हो रही है, यानी कि 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9। चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसका स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इसका स्क्वायर। अगर आप इस पूरी टर्म को सॉल्व करते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 10⁻42। आप खुद कोशिश कीजिएगा करने की, यही तरीका रहेगा। अगर उसको सॉल्व करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली ये आंसर मिलेगा 10⁻42। ठीक है, तो इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था, करने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। तो ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशंस को। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो लिमिटेशंस में सबसे पहला पॉइंट आता है जो आपको पता होना चाहिए कि इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड है। पॉइंट चार्ज मतलब कि अगर हम डिस्टेंस देखें उन दो चार्जेस के बीच में तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू चार्जेस। ठीक है, यानी कि अगर हम चार्ज को देखें और उनके बीच के डिस्टेंस को देखें तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि जो चार्ज है वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटे होने चाहिए, तो हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस। तो ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। ये एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए, एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है। एक्सटेंडेड मतलब बिखरा हुआ चार्ज, यानी कि वहां पे पॉइंट चार्ज नहीं आएगा। अभी हम आगे बात करेंगे एक्सटेंडेड चार्जेस की नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने आने वाले। जैसे कि ये चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव, ये रिंग है, ये पूरी यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दिख रहा है कि पॉइंट चार्ज नहीं है, एक्सटेंडेड चार्ज है, तो इस पर हम कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते। इस पर हम दूसरे तरीके से अप्लाई करते हैं कूलम्ब्स लॉ को, वो हम आगे सीखेंगे। और तीसरा पॉइंट कि अगर दो चार्जेस, इफ टू चार्जेस आर इन मोशन, अगर मोशन में है दो चार्ज, दोनों ही चार्जेस मोशन में है, तो भी हम कूलम्ब्स लॉ को उस पर नहीं लगा सकते, वो वैलिड ही नहीं होगा वहां पे। कब कब वैलिड है, वैलिड इफ या तो दोनों चार्जेस रेस्ट पे हो, तब वैलिड है, या दोनों चार्जेस में से एक तो रेस्ट पे हो और एक मोशन में हो, ये तो भी वैलिड है। ठीक है, यानी कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है। अगर दोनों चार्जेस मोशन में है तो वैलिड नहीं है। अगर हाँ दो चार्जेस रेस्ट पे है तो वैलिड है। अगर एक रेस्ट पे है एक मोशन में है तो भी हम कूलम्ब्स लॉ को उस पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कूलम्ब्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस, और अब हम आ गए हैं अपने वीडियो के एंड पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
एजुकेशन हब। और इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी परमिटिविटी पर। तो स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।